प्रदेश में सरकारी स्कूल प्रदेश की राजनीति के नए अखाड़े में तब्दील होते दिख रहे हैं। जर्जर इमारतें, टूटी छतें, खराब बुनियादी सुविधाएं और स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक पहुंच रही हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और आम आदमी पार्टी खासतौर पर सरकारी स्कूलों की हालत को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी है। लेकिन अब बीजेपी भी इस मुद्दे पर रक्षात्मक रहने के बजाय आक्रामक होती दिख रही है और इस राजनीतिक लड़ाई का मोर्चा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया है। 23 अगस्त को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग आज जर्जर स्कूलों की तस्वीरें दिखाकर सरकार को घेर रहे हैं, उस बदहाली की जड़ उन्हीं के दौर में है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उनकी सरकार पुराने और जर्जर स्कूल भवनों को नए भवनों में बदल रही है। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का दावा करते हुए यह भी कहा है कि पहले परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया में करीब 6 महीने लग जाते थे, जबकि आज 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम जारी किया जा रहा है। 2017 के पहले हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय वीरान जैसे दिखते थे। उदासी थी, वीरानता थी। किस प्रकार की उदासीनता थी, उजाड़ जैसे लगते थे। आज तो आप देख रहे होंगे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 19 पैरामीटर तय किए गए थे। उनमें विद्यालय में फर्श भी बना है, विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी बनाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी गई है। ज्यादातर विद्यालयों में किचन भी बन गए हैं अलग से। वहां पे स्मार्ट क्लास बन गई है, डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है, अच्छे पुस्तकालय बन गए हैं। मैं देख रहा था 2017 के पहले बच्चे हमारी चिंता का विषय होते थे। तब मैं एक सांसद था, तब मैं देखता था बच्चे स्कूल जाते थे, उनको कुछ भी पता नहीं होता था, कुछ भी पता नहीं होता था। आज मैं देखता हूं उन बच्चों को अक्षर ज्ञान भी है, वाक्य विन्यास की जानकारी भी है, गणित की जानकारी भी है, साइंस की जानकारी भी है, इंग्लिश की जानकारी भी है। अब ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। सरकार का तर्क साफ है। पिछली सरकारों के मुकाबले शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है और जहां कमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। लेकिन यहीं से एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। अगर स्कूलों की बदहाली पिछली सरकारों की देन है तो सवाल यह है कि आखिर इस बदहाली को दूर करने के लिए 10 साल का समय क्या कम था? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को करीब 1 दशक हो चुका है और योगी आदित्यनाथ लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की राजनीति में लगातार इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहना अपने आप में असाधारण बात है। ऐसे में जनता का सवाल भी उतना ही सीधा है। अगर सरकार को इतना लंबा समय मिल रहा है तो सरकारी स्कूलों की हर बड़ी समस्या के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराना आखिर कब तक चलेगा? किसी भी सरकार का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर नहीं हो सकता कि उसने पिछली सरकार से क्या बेहतर किया है। असली सवाल यह होता है कि 10 साल बाद व्यवस्था कहां खड़ी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सामने आने वाली सरकारी स्कूलों की तस्वीरें राजनीतिक बहस की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों और शिक्षा मॉडल को लंबे समय तक राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। उसका संदेश है कि सरकार अगर शिक्षा को अपनी उपलब्धि बताती है तो उसे सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति पर भी जवाब देना होगा। आप सांसद संजय सिंह ने 23 तारीख को एक सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जौनपुर जिले में 5 प्राथमिक स्कूल चोरी हो गए हैं। जमीन पर ना विद्यालय है, न बच्चे और न ही शिक्षक, फिर भी सरकार कागजों में इन्हें संचालित दिखा रही है। उन्होंने कहा कि कोई इन 5 में से एक स्कूल खोजकर दिखा दे, उसे 1 लाख इनाम दूंगा। जो मामला आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं, ये जौनपुर जिले का है और इसमें स्कूल ही गायब हो गया है। यानी कि यू डाइस पे ये स्कूल ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है, चल रहा है दिखाया जा रहा है। योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि स्कूल चल रहा है, लेकिन अब तक जो केस मैंने आपको दिखाया उसमें तो बिल्डिंग मौजूद थी, यहां तो बिल्डिंग का ही अता पता नहीं है।
ये 5 विद्यालय कौन कौन से हैं? और आम आदमी पार्टी खुलेआम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहती है। इन 5 स्कूलों में से एक स्कूल खोज के दिखा दो, 1 लाख रुपए का इनाम आम आदमी पार्टी आपको देगी। बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि विपक्ष को सिर्फ राजनीतिक आरोपों के जरिए जवाब देने के बजाय जमीन पर मौजूद कमियों पर ठोस जवाब दिया जाए, क्योंकि राजनीति में तस्वीरें बहुत ताकतवर होती हैं। एक जर्जर स्कूल की तस्वीर सरकार के करोड़ों रुपए के बजट और बड़े बड़े विकास दावों के सामने खड़ी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एक नया स्कूल भवन भी सरकार के काम का सबूत बन सकता है। यानी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर लड़ाई सिर्फ आरोप और जवाब तक सीमित रहने वाली नहीं है। यह सवाल बन सकता है कि आखिर सरकारी स्कूलों में वास्तविक बदलाव कितना हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर शुरू हुई यह राजनीतिक लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका असर सिर्फ योगी सरकार और विपक्ष के बीच मुकाबले पर नहीं पड़ेगा। यह तय करेगा कि आने वाले समय में शिक्षा राजनीति का मुद्दा बनेगी या सिर्फ चुनावी बयानबाजी का हिस्सा। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ स्कूलों की जर्जर इमारतों का नहीं है, सवाल 10 साल की सत्ता के बाद जवाबदेही का है। अगर सरकार कहती है कि बदलाव हो रहा है तो उसे जमीन पर मौजूद हर उस तस्वीर और हर उस आरोप का जवाब देना होगा जो सरकारी स्कूलों की बदहाली की कहानी कह रहा है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि स्कूल किस सरकार के समय जर्जर हुए, सवाल यह है कि 10 साल बाद भी वे जर्जर क्यों हैं। कहावत है कि दूसरों को दी नसीहत खुद मियां फजीहत, यानी औरों को नसीहत देना लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करना। ये बात उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और भाजपा नेता सतीश महाना पर साबित होती दिख रही है। विवाद उस समय शुरू हुआ जब महाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो राष्ट्रगान को अधूरा छोड़कर जाते दिख रहे हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो मानो विपक्षी दलों के हाथ जैसे हथियार मिल गया और इसी हथियार से भाजपा और उसके नेता पर वार भी शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से यह सवाल खड़ा किया गया है कि दूसरों को देश हित का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा क्या खुद के नेताओं को ये पाठ नहीं सिखा सकती है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और भाजपा सतीश महाना के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसा ही कुछ अगर किसी और राजनीतिक दल के नेता या फिर किसी और धर्म के व्यक्ति ने किया होता तो अब तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी होती। अब बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। बात शनिवार की है। सतीश महाना एक कार्यक्रम में शिरकत करने उन्नाव पहुंचे जहां पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर के तुरंत बाद ही राष्ट्रगान शुरू हो जाता है, लेकिन सतीश महाना इसी दौरान तिरंगे को सलामी देते हैं और हाथ जोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पीछे की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूरी पर खड़े समर्थक भी उनके पास पहुंच जाते हैं और पैर छूने लगते हैं। इसके बाद महाना कार में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। ये सारा मामला पूरन नगर के एक स्कूल का है जहां महाना प्रधानाचार्य परिषद के अधिवेशन और शैक्षिक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। रविवार को जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस पर सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। कार्यक्रम आयोजक दावा करते हैं कि जिस जगह सतीश महाना मौजूद थे राष्ट्रगान वहां नहीं बल्कि दूरी पर आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में बज रहा था। अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो क्या राष्ट्रगान को सुनने के बाद यूं अधूरा छोड़कर चले जाना क्या नैतिकता के आधार पर सही है, वो भी भाजपा नेता के द्वारा जो देश के नागरिकों की देशभक्ति राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के आधार पर तय करती है। मामले को तुल पकड़ता देख सतीश महाना की तरफ से भी सफाई पेश की गई है। सतीश महाना ने कहा है कि जिस जगह उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है वहां राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है और कानों से सुनाई दे रहा है क्या वो गलत है। जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि कार्यक्रम में महाना की मौजूदगी लगभग 40 मिनट रही। सतीश महाना शनिवार शाम करीब 4 बजे SBM इंटर कॉलेज के आस्था सभागार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा प्रभाग किताब का विमोचन भी किया है। महाना ने प्रधानाचार्यों और शिक्षाविदों से ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। कहा है कि शिक्षा संस्थान देश के विकास की नींव है। अगर संस्थान मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। कांग्रेस नेता ने पूछा, क्या यह राष्ट्रगान का अपमान नहीं?
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अधिवक्ता राजेंद्र पाल ने एक वीडियो जारी करते हुए महाना के इस कृत्य पर सवाल उठाते हुए भाजपा से सवाल किए हैं। राजेंद्र पाल ने कहा है कि एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गाया जा रहा था, लेकिन उसके बीच में यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। ये राष्ट्रीय गान का अपमान है। आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनवाते रहते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के विधानसभा के स्पीकर खुलेआम देश के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन पे कार्रवाई करेगी? क्या उन्नाव की पुलिस किसी आदेश का इंतजार करेगी? क्या देश का अपमान करने के संदर्भ में सतीश महाना जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? पूरा देश इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि ये नकली देशभक्त जो देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, लेकिन खुलेआम देश का अपमान करते हैं। इनके बीजेपी के मुख्यालयों पर 15 अगस्त को कई जगह बीजेपी का झंडा लहराया गया, तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं, चूंकि 52 सालों तक आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कई जगह कार्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा 15 अगस्त को लहराया गया। और अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना वो खुलेआम राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। चलते राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर चल दिए अपनी गाड़ी में। पूरा देश इंतजार कर रहा है इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं। क्या बीजेपी सतीश महाना के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या सतीश महाना पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। वहीं पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया गया है कि बीजेपी नेता और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना राष्ट्रीय गान के लिए 52 सेकंड नहीं रुक पाए। राष्ट्रीय गान होता रहा और वे उसके पूरे होने से पहले ही चलते बने। यह हमारे राष्ट्रीय गान का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सतीश महाना बोले, गार्ड ऑफ ऑनर के समय नहीं बजता राष्ट्रीय गान। सतीश महाना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिस स्थान पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, वहां राष्ट्रीय गान नहीं बजाया गया। नियमों के अनुसार किसी गणमान्य व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के दौरान राष्ट्रीय गान नहीं बजाया जाता। सतीश महाना ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय गान बजाया गया था, लेकिन वह उस स्थान पर मौजूद नहीं थे जहां राष्ट्रीय गान बजाया गया था। अपने राष्ट्रवादी होने के दावों पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति किसी ऐसे कार्यक्रम स्थल से गुजरते समय रुककर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है जहां राष्ट्रीय गान बजाया जा रहा हो। दिल्ली में सोमवार को हुई तेज बारिश ने एक बार फिर राजधानी की सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम और प्रशासनिक तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आसमान से बारिश बरसी तो दिल्ली की कई सड़कें देखते ही देखते पानी में डूब गई। गाड़ियां रेंगने लगी, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और कई इलाकों में लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है। सवाल है कि मॉनसून से पहले बड़े बड़े दावे करने वाली दिल्ली सरकार की तैयारियां आखिर कहां हैं? दिल्ली में सोमवार सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने राजधानी के सभी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी कर दी है। भारी बारिश के बाद गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी भी दी गई है। यानी आईएमडी ने खतरे का संकेत पहले ही दे दिया था। इसके बावजूद बारिश शुरू होते ही दिल्ली के कई हिस्सों से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं सड़कें पानी में डूबी दिखी तो कहीं वाहन पानी के बीच फंसे नजर आए। कई जगह ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। कुछ इलाकों में तो सड़क और नाले का अंतर तक समझना मुश्किल हो गया। यहीं से दिल्ली सरकार की तैयारियों पर सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि मॉनसून से पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि राजधानी में जलभराव से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जुलाई में दिल्ली सरकार ने बताया था कि 45 ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां जलभराव हो सकता है। इन जगहों की 179 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी करने की बात कही गई थी।
सरकार की तरफ से यह भी दावा किया गया था कि शिकायत मिलने पर कई जगहों पर पानी 15 से 30 मिनट में निकाल दिया जाता है। सरकार ने यह भी कहा था कि इस बार तैयारी पिछली सरकारों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन आज की तस्वीरें इन दावों की परीक्षा लेती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि अगर जल भराव वाले स्थान पहले से चिन्हित है, अगर वहां कैमरों की निगरानी हो रही है, अगर मॉनसून कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है और अगर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी की गई है, तो फिर तेज बारिश के कुछ ही समय बाद राजधानी की सड़कों पर पानी क्यों नजर आए? क्या समस्या सिर्फ बारिश की है या दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम अब भी उतना ही कमजोर है? यही सवाल अब दिल्ली सरकार से पूछा जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में जलभराव कोई नया मुद्दा नहीं है। हर साल मॉनसून आता है, सरकारें तैयारियों के दावे करती हैं, नालों की सफाई और डिसिल्टिंग की बात होती है और फिर कुछ ही घंटे की तेज बारिश के बाद वही तस्वीरें सामने आती हैं। पानी में डूबी सड़कें, जाम में फंसे वाहन और परेशान होते लोग। इस बार भी कहानी कुछ अलग नहीं दिख रही। अगस्त की शुरुआत में ही दिल्ली में भारी बारिश के बाद बड़े पैमाने पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्या सामने आई थी। यानी आज की बारिश कोई अचानक आई ऐसी घटना नहीं है जिसके बारे में प्रशासन को अंदाजा नहीं था। मॉनसून कई हफ्ते से दिल्ली में सक्रिय है। फिर सवाल यह है कि सरकार ने पिछले जलभराव से क्या सबक लिया? क्या संवेदनशील इलाकों में स्थायी समाधान हुआ? क्या नालों की सफाई वास्तव में जमीन पर हुई? क्या पंपिंग सिस्टम पर्याप्त है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बढ़ती बारिश के बदलते पैटर्न के हिसाब से तैयार है? इन सवालों का जवाब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या सरकारी दावों से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले हालात से मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल निकासी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को जलभराव रोकने के लिए निर्देश दिए थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने 24 घंटे मॉनसून कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा था। लेकिन अब असली सवाल यह है कि कंट्रोल रूम में निगरानी कितनी भी हो, अगर सड़क पर पानी खड़ा है तो आम आदमी के लिए व्यवस्था का मतलब क्या है? दिल्ली के लोगों को सीसीटीवी कैमरों की संख्या नहीं चाहिए। उन्हें ऐसी सड़क चाहिए जिस पर बारिश के बाद भी वे सुरक्षित निकल सके। उन्हें ऐसे अंडरपास चाहिए जो पानी में बंद ना हो। उन्हें ऐसे ड्रेनेज व्यवस्था चाहिए जिसमें बारिश का पानी घंटों सड़कों पर जमा ना रहे। यही वह जगह है जहां सरकार को अपने दावों का हिसाब देना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा सकता है कि आज की बारिश बेहद तेज थी और मौसम विभाग ने रेड वार्निंग जारी की, लेकिन आलोचना का मुद्दा यह नहीं है कि दिल्ली में बारिश क्यों हुई। मुद्दा यह है कि बारिश के लिए दिल्ली कितनी तैयार थी। क्योंकि अगर हर बार तेज बारिश और असाधारण घटना बताकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश होगी, तो फिर मॉनसून की तैयारियों पर होने वाला पूरा खर्चा और सरकार के तमाम दावे सवालों के घेरे में आएंगे। आज की तस्वीर दिल्ली सरकार के सामने एक सीधा टेस्ट है। मॉनसून से पहले कहा था कि इस बार व्यवस्था बेहतर है। अब जनता पूछ रही है, अगर व्यवस्था बेहतर है तो सड़कें पानी में क्यों हैं? दिल्ली में आज की बारिश से सिर्फ ट्रैफिक नहीं रुका, बल्कि सरकार के दावों की भी परीक्षा हुई है। और यह परीक्षा सिर्फ आज की नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि जलभराव वाले इलाकों में पानी कितनी जल्दी निकलता है, प्रशासन कितना तेजी से कार्रवाई करता है और क्या अगली तेज बारिश में भी दिल्ली की तस्वीर यही देखने को मिलती है। क्योंकि दिल्ली के लोगों को अब सिर्फ मॉनसून से राहत नहीं चाहिए, उन्हें जलभराव से स्थायी राहत चाहिए। और यही वह दावा है जिस पर अब दिल्ली सरकार को सबसे ज्यादा जवाब देना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए द फेडरल देश के साथ।